हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। ये 2021 समाजशास्त्र का क्वेश्चन है जो नेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू है। और ये ऐसे पीवाईक्यू हैं जो नेट के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो हम सॉल्व करते हैं जो समाजशास्त्र 2021 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन की जो प्रकृति है, जो उनका एक नेचर तैयार किया जाता है, वो इस तरीके से तैयार किया जाता है कि स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन का चुनाव किया है जो एग्ज़ाम में देखने के बाद एक ही बार में क्लियर हो जाए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये है क्वेश्चन हमारा। जो है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए कहा गया और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ये क्या कहता है, हम देखते हैं इसको। जनगणना अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 1/4 पुरुष और महिलाओं की आबादी का 5वां हिस्सा अविवाहित रह जाता है। और तर्क आर क्या कहता है कि भारत में लिंगानुपात निम्न है। अब देखते हैं इनका हमें चुनाव कैसे कर दिया। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करें। हमको इनका आंसर कोट के माध्यम से देना है। जो ए ऑप्शन कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, और वी कहता है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और ए सही है, सी कहता है कि ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन कहता है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका चुनाव हमको यहीं से कर लेना है कि ये ए और आर जो है इसमें ए सही है या फिर आर सही है, या फिर ये दोनों ऑप्शन मतलब अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है। तो एक बार हम फिर से इसको देखते हैं। जनगणना अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 1/4 पुरुष और महिलाओं की आबादी का 5वां हिस्सा जो है वो अविवाहित रह जाता है। इसमें क्या है, दूसरा क्या कहता है कि भारत में लिंगानुपात निम्न है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो ए ऑप्शन है ये भी सही है और आर जो है ये भी सही है। लेकिन अगर दोनों को हम कंपेयर करें कि दोनों की व्याख्या भी यहाँ पे होता है क्योंकि ऑप्शन हमने पढ़ा ना ए और आर दोनों सही है, दोनों की व्याख्या सही है या फिर दोनों की व्याख्या सही नहीं है, ऐसे में हमको चुनाव करना है। तो ए और आर तो हमारे सही हो जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी व्याख्या है ये मैच नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा महिलाओं की आबादी का 5वां हिस्सा अविवाहित रह जाता है। चलिए ठीक है, बट यहाँ पे क्या कहता है कि भारत में लिंगानुपात निम्न है। तो ये दोनों बातें तो मैच कर नहीं पा रही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ए और आर, यहाँ देख लेते हैं फिर हम आकर के यहाँ पे फिर बात करते हैं इसका। ए और आर जो है ये दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही व्याख्या क्यों नहीं करता, इसको हम बात करते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा कि जो लिंगानुपात की बात हो रही है, ये भारत के लिए एक गंभीर समस्या मानी गई है, क्योंकि अगर हम 2011 की जनगणना देखें तो उसमें क्या था, 1000 पुरुषों पर 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पर, ठीक है, कौन सी जनगणना पर, ध्यान दीजिएगा 2011 की जनगणना पर 1000 पुरुषों पर सिर्फ जो है 983 ही महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं, 983 ही महिलाएं हैं, जो इनकी संख्या या इनकी स्थिति जो है क्या मानी जाएगी, निम्न मानी जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें कि अब जनगणना का ही अनुमान अगर हम लगाएं तो इसमें क्या है, 1/4 पुरुष हो रहा है ना, 1/4 पुरुष, जो यहाँ पे कहा कि जनगणना अनुमान के अनुसार भारत में 1/4 पुरुष और उसके बाद क्या करें, महिलाओं की आबादी का 5वां हिस्सा अविवाहित रह जाता है। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि ये कथन सही की बात कर रहा है। परंतु जो यहाँ पे भारत में लिंगानुपात निम्न है इसकी बात कर रहा है, ये जैसे है कि लिंगानुपात महिलाओं की अविवाहित होने का कारण तो माना नहीं जा सकता ना, और भी कारण हो सकते हैं। इसलिए अपने अपने स्थान पे तो बात सही हो रही है, लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो सही नहीं हो पा रही है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना 2011
2011 के अनुसार भारत के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य अर्थात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का भाग है। तो क्या है इसमें, भारत की जनसंख्या का 40%, भारत की जनसंख्या का 40 से 45%, भारत की जनसंख्या का 45 से 50%, भारत की जनसंख्या का 50 से 55%। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे सही होता है। तो यहाँ पे जो 2011 के अनुसार कह रहा है, भारत के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में कौन कौन से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो इनका जो है वो 40 नहीं है, 40 से 45 भी नहीं है, ये है 45 से 50। भारत की जनसंख्या का जो है 45 से 50 माना गया है। अगर इसके हम एकदम से करेक्ट डेटा की बात करें तो कुछ डेटा में ये कहा गया है कि जो 48.90% है, तो 48.90% तो दिया नहीं है, तो 50 से पहले 45 के बाद वही डेटा आता है, इसलिए हमारा 20 राइट आंसर होगा। अगर इसके स्थान पर ये ऑप्शन नहीं दे करके दे देता है 48.90%, तो ए भी माना जाएगा, यही करेक्ट है। लेकिन ये डेटा ना दे करके उसके 20 का डेटा दिया है, तो हमको इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम है। क्या कह रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम है, पंजाब की, कर्नाटक की, तमिलनाडु की या फिर केरल की, किसकी है। तो इसमें हमें ऑप्शन में चुनाव करना है, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। आई होप आप लोगों ने अपना क्वेश्चन जो है वो गेस कर लिया होगा। तो इसमें जो है हमारा किस राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम है, तो वो है डी ऑप्शन, केरल। अब अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो केरल राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो न्यूनतम है, और 10 की अगर हम देखें कि कम में मतलब न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य जो है वो केंद्र शासित आते हैं चिन्ह। राज्य केंद्र प्रशासित और वृद्धि दर हम देखते हैं तो नागालैंड, इसको हटा के हम थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, नागालैंड। नागालैंड का क्या है, 0.6 है। और केरल का क्या है, तो केरल का है 4.9 और वृद्धि दर प्रतिशत में है ये। और लक्षद्वीप का क्या है, तो लक्षद्वीप का है 6.3। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है 6.9 और गोवा का है 8.2। तो इसमें न्यूनतम में हमने केरल की बात की है, और ये राज्य केंद्र प्रशासित जो है और वृद्धि दर प्रतिशत में इनका ये क्रम रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये भी क्वेश्चन हमारा जनगणना 2018 से ही है। जनगणना 2011 के अनुसार ही है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। अभी हमने किसकी बात की थी, न्यूनतम की बात की थी। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, किसकी सर्वाधिक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, हरियाणा की। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है वो हरियाणा राज्य की क्या रही, जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो सबसे ज़्यादा रही है। और 2001 से 2011 तक अगर हम देखें तो इनकी आबादी जो है लगभग वो 40 लाख के करीब वृद्धि दर्ज की गई है, वृद्धि मतलब दर्ज की है। और यहाँ की कुल अगर हम देखें हरियाणा की कुल आबादी जो है वो है
तो ये करोड़ों में आती है, हम लिख देते हैं 2535146 है। तो और हरियाणा की कुल जनसंख्या अगर हम भारत के कंपेयर में देखें, हरियाणा की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, तो वो है 2.09% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए हमारा बी राइट आंसर हो गया है। जनगणना आंकड़ों से जन्म और मृत्यु दरों तथा स्वाभाविक वृद्धि की दरों का अनुमान लगाने की सर्वोत्तम पद्धति किसके द्वारा प्रदान की गई थी? क्या कह रहा है? जनगणना आंकड़ों से जन्म और मृत्यु दरों तथा स्वाभाविक वृद्धि की दरों का अनुमान लगाने की सर्वोत्तम पद्धति किसके द्वारा प्रदान की गई थी? केसी जकारिया, श्री चंद्रशेखरन, जे.आर. रेले, किंग्सले डेविस, किसके द्वारा बात की गई है इसकी? राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, जे.आर. रेले ने प्रदान की थी। तो इनका क्या है कि इन्होंने मतलब कि अनुमान लगाने की एक पद्धति जो सर्वोत्तम पद्धति के रूप में प्रदान की है, तो जे.आर. रेले के द्वारा ये की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे दो कथन दिए गए, ये भी वही है, कथन और कारण का है अभिकथन। अभिकथन ये कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या में कुल वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि से अधिक हुई थी। और तर्ककार कह रहा है कि जनसंख्या, यहाँ से दोनों दिखाई देगा हमको, जनसंख्या कस्बों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। और ऑप्शन ये रहे हमारे, जिस तरीके से अभी हमने पहले क्वेश्चन में चुनाव किया था उसी तरीके से हमको यहाँ पे चुनाव करना पड़ेगा। इसको हम अच्छे से देखते हैं। पहले क्या कह रहा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या में कुल वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि से अधिक हुई, मतलब कि शहर में जो वृद्धि हुई है वो ग्रामीण जनसंख्या से अधिक हुई है। और आर कह रहा है कि जनसंख्या कस्बों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। बात दोनों की बहुत ही करेक्ट हो रही है, क्योंकि 2011 के अनुसार कस्बों में जनसंख्या अत्यधिक बहुत ही मतलब कि तेज़ी से बढ़ी थी, और जिसके अनुसार क्या हुआ था, शहरी जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा अधिक वृद्धि हो गई थी। इसलिए हमारा जो है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या सही हो रहा है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग में, ऑप्शन हमारा ए सही होगा कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिल्ली में नियोजित कॉलोनियों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? दिल्ली में नियोजित कॉलोनियों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 33.08, 23.7, 55.0, 73.0 क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर है, 23.7। दिल्ली में नियोजित कॉलोनियों में जो जनसंख्या रहती है उनकी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 23.7% है। इस तरीके से हमने जो मेन क्वेश्चन का चुनाव किया है वो बस हमने 8 से 10 साथ ही क्वेश्चन को लिया हुआ था, जिसमें ये बहुत बार रिपीट हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए कि आप इसका बार बार लेकर के रिवीजन करें, तो आप वीडियो भी बहुत शॉर्ट ही हो रही है, आप इसको भी बार बार देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा, उसके थ्रू आप टेलीग्राम पर जुड़ करके आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको किस ईयर की क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे आकर के आप मैसेज कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग वीडियो बना दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।